हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनिल है और इस वीडियो में हम एसिंक्रोनस और पैरेलल प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जस्ट आपको एक ब्रीफ देगा कि ये दोनों अप्रोचेस क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए प्रोग्रामिंग में। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या चीज़। एसिंक्रोनस और पैरेलल प्रोग्रामिंग ये दो अप्रोचेस हैं जो आपका रिसोर्स है, हार्डवेयर रिसोर्स, उसका फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें, प्लस टाइम सेविंग। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक ऐसी लाइन लिखा है कोड का जो काफ़ी समय लेने वाला है उसको एग्जीक्यूट होने में। वो नेटवर्क से रिलेटेड हो सकता है, वो डेटाबेस से रिलेटेड हो सकता है। चूँकि आपका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होता है, ये साइकिल्स जो होती हैं वो मिली सेकेंड्स से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। और जब एक टाइम कंज्यूमिंग आपका जो कोड लाइन है वहाँ पे आके आपका जो कंटेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का वो स्टॉप हो जाता है। रीज़न ये है कि वो वेट करता है कि वो कोड लाइन फिनिश हो जाए, वाट एवर रिजल्ट के लिए आपने वो लाइन लिखा हुआ है। चाहे वो नेटवर्क से आप कुछ कोई एपीआई या कोई सर्विसेज या कुछ भी आपने कॉल किया हुआ है और उसे टाइम लग रहा है, या डेटाबेस में कोई आप ऑपरेशन कर रहे हो और वहाँ से रिजल्ट आने में आपको टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे आपका स्टक हुआ है। ना तो वो आगे जा सकता है और ना ही पीछे जाके, पीछे अगर समझो आपने आपका जो मेन फंक्शन है या कोई दूसरा फंक्शन मेथड है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया था जिसमें आप जाके स्टक हुए हुए हैं, तो वो पीछे भी नहीं जाता, वो वहाँ पे स्टॉप होता है। कब तक? जब तक कि वो जो कोड लाइन है आपका वो पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए। होने के बाद आगे अगली जो लाइन होती हैं कोड्स की वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा दो वेस्टेज हो रहा है मेनली। फर्स्ट वेस्टेज तो ये हो रहा है कि हमारा सीपीयू जो है वहाँ पे स्टक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता, मतलब आइडल हो जाता है। तो हम रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने सीपीयू का, हम उसको आइडल दे रहे हैं, आइडल कर दे रहे हैं। दूसरा हमको लॉस ये होता है कि इन बिटवीन हम कुछ और भी काम या प्रोसेसिंग कर सकते थे जिससे हम यूज़र को टाइमली या फास्टर डिलीवरी दे सकते थे किसी भी टास्क के लिए। ठीक है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दो जो है मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं। इन दोनों चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं, दो अप्रोचेस हैं तो और भी अप्रोचेस, बट इस वीडियो में हमारा मेन कंटेक्स्ट है एसिंक्रोनस और पैरेलल प्रोग्रामिंग का, तो हम केवल इसी पर फोकस करेंगे। तो हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए जो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग कर सके। कॉन्करेंट इन द सेंस कि जैसे हमने अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि एक लाइन पे जाके हमारा कोड स्टक हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो वहाँ पे स्टक ना हो। वो या तो आगे की लाइंस, ठीक है, जो हमने कोड लाइन लिखा था उसके आगे भी अगर लाइंस हैं तो वो या तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करे, ठीक है, और ये जब रिजल्ट होके आ जाएगा तो आगे का जो भी हमें करना होगा वो कर लें। या दूसरा ये है कि अगर हमें उस रिजल्ट की वैल्यू पे समझो डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि हम कुछ डेटाबेस से हिट करके वैल्यू ला रहे हैं और उस वैल्यू के ऊपर हमारे जो नीचे की लाइंस हैं वो उस वैल्यू या उस रिजल्ट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होनी है, तो वहाँ पे तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक कि हम डेटाबेस से या नेटवर्क से हम वो रिजल्ट ना लेके आ पाए। तो दूसरा क्या करें, हम वहाँ से बैक हो जाएं। कहाँ पे? जो हमारा कॉलर मेथड था या कॉलर फंक्शन अगर है कोई जिसने इस फंक्शन को या मेथड को कॉल किया हुआ है, तो हम वहाँ वापस चले जाएं और वहाँ पे जहाँ से कॉल हुआ था उसके नीचे जो लाइंस हैं, कोड्स हैं, उनको हम कंटिन्यू कर लें एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस तरह से जब तक ये हमारा नेटवर्क या डेटाबेस से रिलेटेड हमारा रिजल्ट आता है तब तक हमारा वहाँ पे कंटिन्यूएशन है। वो प्रोसेसर से रिलेटेड काम हो सकता है, समझो कोई कंप्यूटेशन हमने दे रखा है, ठीक है,
मैथमेटिकल ऑपरेशन या जो भी वाट एवर द कैलकुलेशंस, जो कोड हमने वहाँ पे लिखा हुआ था कलर फंक्शन में, वो नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो टाइम कंज्यूमिंग वाली लाइन थी हमारी, जो नेटवर्क से रिलेटेड या डेटाबेस से रिलेटेड थी, इसका टास्क कंप्लीट हो गया, इसने काम कर लिया और ये रिजल्ट लेके आ गया, तो एक नोटिफायर होना चाहिए। वो नोटिफायर हमारे उस कॉन्टेक्स्ट को जो जंप करके प्रीवियस मेथड के पास चला गया था और वहाँ पे वो प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको जाके नोटिफाई कर दे कि भाई ऐसा है कि ये जो हमारा लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग वाला कोड लाइन था ये फिनिश हो गया। ठीक है, अब तुम जो है इसके आगे के जो कोड्स हैं या जो लाइंस हैं उनको तुम एग्जीक्यूट करो। जैसे ही नोटिफायर जाके उसको नोटिफाई करेगा तो वो फिर वहाँ से जंप करके हमारी इस वाले मेथड में आ जाएगा जहाँ पे वो स्टक होने के चांसेस थे और हमने स्टक नहीं किया था, बजाय स्टक के हमने उसको कलर वाले मेथड के पास उस कंटेक्स्ट को भेज दिया था कि जा तू उधर जो भी काम है वो निपटा के आ जा। अब ये क्या करेगा, इसके नीचे की लाइंस को एग्जीक्यूट करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज़्म है जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये काफ़ी जटिल मैकेनिज़्म था और इसको इम्प्लीमेंट करना डेवलपर के लिए एक टीडियस जॉब था। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि आपको एक रेडीमेड लाइब्रेरी दे दिया है। इस रेडीमेड लाइब्रेरी से आपको बेनिफिट कि वो स्टक ना हो। अगर हमारा जो कोई भी कोड लाइन ऐसा है जो टाइम कंज्यूमिंग है, नेटवर्क या डेटाबेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जाके वो स्टक ना हो, या तो उसके नीचे की लाइन को एग्जीक्यूट करे या कलर वाले मेथड को वो वापस चला जाए और उसके अंदर उसके यहाँ पे जाके जो नीचे की लाइंस हैं उनको वो एग्जीक्यूट करे। दूसरा कंसर्न क्या था? दूसरा कंसर्न ये था कि हम अपना सीपीयू के सारे कोर्स को या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकें। फर्स्ट वाले अप्रोच में आपने देखा कि वो सिंगल थ्रेड था, वो एक ही थ्रेड का कंटेक्स्ट आया और वापस बैक करके जंप करके पीछे चला गया या नीचे आगे को प्रोसेस हो गया। यहाँ पे ये जो सिनेरियो जो 2 है, यहाँ पे मल्टी कोर, मतलब हर कोर के ऊपर जो है हमें प्रोसेसिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितने कोर होंगे या जितनी करनी पड़ेंगी उतनी हमें थ्रेड लेनी पड़ेंगी। तो ये जो अप्रोच है ये मल्टी थ्रेडिंग का अप्रोच है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेवलपर के पास ये दो, शुरुआत से, ये अब की नया अप्रोच नहीं है, ये काफ़ी पुराना अप्रोच है, ये दशकों से है, 10 साल पुराना अप्रोच है। लेकिन ये है कि पहले ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जटिल था और डेवलपर्स को इसको लिखने के लिए पसीने छूट जाते थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये प्रॉब्लम जो है विजुअल स्टूडियो 2012 के आने के बाद से सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे अब ये रेडीमेड चीज़ें हो गई हैं, जस्ट आपको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है। एसिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग जो है, हम ब्लॉक नहीं करेंगे किसी एक जगह पे जाके, हम उसको दौड़ाते रहेंगे उस कंटेक्स्ट को। ठीक है, जहाँ पे भी हम कर सकते हैं और जहाँ पर भी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं वहाँ पे हम उसको दौड़ाते रहेंगे। हम कम से कम जो है उसको वेटिंग टाइम देंगे, उसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे कहीं पे, उसको रनिंग में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एसिंक्रोनस। इसमें कॉन्करेंट होता है और जो माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रोच लिया है इसमें जो मेन कीज़ हैं वो है एसिंक, कॉल बैक जो मैंने आपको बताया कि फिनिश होने के बाद उसको नोटिफायर जाके नोटिफाई कर दे, दैट इज़ कॉल बैक। कंटेक्स्ट स्विचिंग काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद से उसका कंटेक्स्ट जो है अब वहीं पे वो सेव हो जाएगा। जैसे हमने अभी कहा ना कि हमारा लॉन्ग टाइम जो कोड है, लाइन है, ठीक है, वहाँ पे काम कर रहा था। अब वो वेट नहीं कराएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट के बेस पे नीचे की लाइंस होनी है, तो हम चाहते हैं कि इसका कंटेक्स्ट जो है कलर वाले मेथड को चला जाए। तो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे दूसरे वेरिएबल होंगे, है ना, उनका स्कोप अलग होगा। इस वाले फंक्शन जिसमें ये एग्जीक्यूट कर रहा था करेंटली, इसके मेथड अलग होंगे, इसका स्कोप अलग था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंटेक्स्ट को हमें कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट भी सेव होता है, इस कंटेक्स्ट से दोबारा दूसरे कंटेक्स्ट में जाता है, इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ये आगे हम दूसरे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंटेक्स्ट स्विचिंग का। अगर इसको हम स्मार्टली हैंडल नहीं करते हैं तो ये आपको इन्फिनाइट लूप में रख देता है। ठीक है, और इन्फिनाइट लूप में रखने का रिजल्ट ये होता है कि ये फिर वो कंटिन्यू हो जाता है, मतलब फिर रिजल्ट ही नहीं आता, जिसको डेडलॉक बोल सकते हैं, डेडलॉक हो जाता है। पैरेलल प्रोग्रामिंग,
ये भी हमने आपको बताया कि मल्टी थ्रेड्स होती हैं, ठीक है, जो मल्टी कोर आपके जो सीपीयूज हैं उसके ऊपर जो है अलग अलग छोटे छोटे सब टास्क को लेके पैरेलली रन करती हैं। यहाँ पे भी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है। वो छोटे छोटे सब टास्क हैं, कॉन्करेंसी आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है, बट ये पैरेलली टास्क हो रहा है, पैरेलल बॉडीज़ लगी हुई हैं। एक तरह से सीधा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये समझिए कि एसिंक्रोनस में एक ही सर्वेंट था और उस सर्वेंट को आप स्मार्टली मेंटेन कर रहे थे, कहीं पे भी उसको बैठने नहीं दे रहे थे, ये भी कर ये कर। अच्छा, अब मतलब आपने पूरा का पूरा, अच्छा यहाँ पे आपको स्मार्टली आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से उस सर्वेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे वो सर्वेंट आपका कितना भी स्मार्ट हो या कितना भी हेल्दी हो या कुछ भी होने दीजिए, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ठीक है यहाँ पे जाओ, अगर यहाँ पे टाइम लगता है देन आप उसको रास्ता बताते हैं कि यहाँ यहाँ ये ऑप्शंस हैं, फिर वो उसके हिसाब से डिसाइड करता है। पैरेलल प्रोग्रामिंग में क्या है कि आपके हैंड में कई सारे सर्वेंट दे दिए, कई सारे सर्वेंट आ गए, अब इसको आप आगे जो है दौड़ाते रहिए, अपना काम कराते रहिए, है ना। तो ये है पैरेलल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। ये है छोटा सा, मैंने यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो दो लाइंस लिखी हुई हैं कि एसिंक्रोनस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि इस टास्क को करो और टास्क करने के बाद जो है रिजल्ट के साथ में वापस आ जाना, उसी बीच में मैं दूसरा काम भी निपटा लूँगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये टास्क लो, इसको करो, रिजल्ट्स लेके आ जाना, और मीनवाइल हम खुद नहीं कुछ कर रहे होते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है जनरलाइज वे में। वैसे आई होप कि मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियो है और इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश हो सकती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे एक सच्चा फीडबैक देंगे, जिससे मैं भविष्य में जो भी वीडियोस पोस्ट करूं उसमें वो सारी त्रुटियां ना हों जो इस वीडियो में हुई हैं। और साथ ही इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।